खोली में खटर पटर हुई तो फूली की नींद खुल गई। उनीदे स्वर में बोली, अब आधी रात को क्या कर रहे हो? चुपचाप सो क्यों नहीं जाते? ना खुद सो रहे हो, ना दूसरों को सोने दे रहे हो। गंगू फुसफुसा कर बोला, अरे भगवान, तू चुपचाप सो जा, मैं ज़रा फ्लाई ओवर तक जा रहा हूँ। अरे पर आधी रात को वहाँ क्या करने जा रहे हो? कितनी रात बीत चली है, 2-4 घंटे की और बात है। बुन सारे होने में कौन सा ज़्यादा टाइम है? अरे अभी 1-2 बजे होंगे। 2-3 घंटा फ्लाई ओवर के नीचे लेटा रहूँगा। शायद आज फिर भाग्य से कोई धन कुबेर आ जाए तो एक कंबल और मिल जाए। अभी पिछले हफ्ते ही तो लाए थे, क्या हुआ? अपने भाग्य में तो यही कतरी बदी है, सो चुपचाप ओढ़ के लेटे रहो। खोली में ही जब दांत बज रहे हैं तो बाहर सोचो क्या हाल होगा। तू नहीं समझेगी औरत ज़ात जो ठहरी। जब तक पेट की आग नहीं बुझेगी तब तक नींद भी कैसे आएगी? पिछले हफ्ते जो कंबल मिला था उसे बेचकर 2-4 दिन रोटी पानी का इंतज़ाम हो गया था। अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत तो बची नहीं कि मेहनत मजूरी कर सके। एक तेरी मजूरी से कैसे काम चले? महंगाई तो आसमान छू रही है। हाँ, कहते तो तुम ठीक हो, पर ज़रूरी तो नहीं कि आज भी कोई दानवीर आ जाए और तुम्हें कंबल से ढाँप कर चला जाए। अब उम्मीद पर तो दुनिया टिकी है। अगर भाग्य अच्छा हुआ तो मिल जाएगा एक कंबल। कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। खोली में तो आकर कोई देने से रहा। कहते हुए गंगू ने अपनी चादर कस कर लपेटी और बाहर की ओर कदम बढ़ाए। तभी पीछे से फूली ने आवाज़ लगाई, अरे अपनी कतरी तो लेते जाओ, खुले में दे अकड़ जाएगी। गंगू पलटा और हंस कर बोला, बावली हुई है क्या? कतरी ओढ़कर लेटूंगा तो कौन को दया ममता जागेगी? ठंड में सुकड़ा पड़ा दिखूंगा तो कोई बेदयावान कंबल डालेगा। निराश होकर फूली बोली, अब जैसी तुम्हारी मर्जी। गंगू ने बाहर की ओर कदम बढ़ाए। बाहर निकलते ही सर्द हवा के थपेड़ों से सामना हुआ। उसके मुंह से एक शीतकार निकल गई। पतली सी चादर को अपने इर्द गिर्द कसकर लपेटा, आगे बढ़ा, साथ में अपनी लठिया ले ली थी। सहारा भी थी, साथ ही कुत्तों से बचाव का साधन भी। अपनी गली के कुत्ते तो पहचानते हैं, पर दूसरे मोहल्ले के कुत्तों का क्या ठिकाना? कब झपट पड़े, पैर पकड़ लें। सर्दी अपने चरम पर थी। उसने टटोल कर बीड़ी का बंडल और माचिस निकाली। रुक कर एक बीड़ी सुलगाई, कुछ तो ठंड भगाने में मदद करेगी। जोर से कश खींच लिया। इतना धुआं अंदर चला गया कि तेज़ खांसी आने लगी। संभलना मुश्किल हो गया। थोड़ी देर सड़क के किनारे बैठकर खांसता रहा, फिर हिम्मत करके उठा। रात के सन्नाटे में सड़क पर कोई नहीं दिख रहा था। कहीं कहीं अलाव की बुझी आंच दिख रही थी, जिसके आसपास कुत्ते दुबके हुए अपनी सर्दी भगाने का प्रयास कर रहे थे। मन में एक लालच आया, अलाव के पास बैठकर थोड़ी देर गरमाई ले ले, परंतु तुरंत उसने इस विचार को खारिज कर दिया। गर्मी लेने बैठ गया तो फिर नहीं उठा जाएगा। गंगू को अपना लक्ष्य कंबल में नज़र आने लगा। उसने फ्लाई ओवर की तरफ कदम बढ़ा दिए। वे जल्दी से जल्दी वहां जाकर लेट जाना चाहता था, पर क्या करे, बुढ़ापा भी कैसा दुखदाई है। जल्दी पैर ही नहीं उठते, बूढ़ी हड्डियां कपकपा रही हैं। लगता है आज के बाद अब सर्दी पड़ेगी ही नहीं। अपने आप से बातें करता गंगू आगे बढ़ता गया। जब अपनी गली से निकला था तो 2-4 कुत्तों ने भौं भौं करके अपनी उपस्थिति दर्शाई थी, पर साथ देने के लिए उठने की जहमत नहीं उठाई। घर से चलते समय जो उत्साह साथ था, वे ठंड में कहीं जमता जा रहा था। मन दुविधा में फंस गया था। ठंड पीछे घर की ओर धकेल रही थी तो ज़रूरत आगे की ओर। हृदय में एक आशा बलवती हो उठी थी। यदि आज भाग्य ने साथ दिया तो ज़रूर आज कोई ना कोई दानवीर ज़रूर उधर आ निकलेगा। 2-3 घंटे की ही तो बात है, किसी तरह भी हो काट ही लेगा। इच्छा विजय हुई। गंगू के कदमों में दृढ़ता आ गई। फ्लाई ओवर सामने दिखने लगा था। इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था। चारों तरफ से खुला था, पर ऊपर से तो ढका था। वहीं दुबक कर लेट जाएगा। उसके जैसे 2-4 पहले से पड़े होंगे। पीछे से न जाने कहाँ से 2 कुत्ते निकल आए। पहले तो भौंके, फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाकर साथ साथ चलने लगे। गंगू को भी अच्छा लगने लगा।
चलो, उसके अकेलेपन का साथी इस निर्जन रात्रि में कोई तो है। उसने भी प्यार से उन्हें थपथपाकर आश्वस्त कर दिया कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं। एक ठिया पर आकर वे दोनों कुत्ते वहीं रुक गए। शायद उनकी सीमा वहीं तक थी, पर उसे अच्छा लगा कि इंसान नहीं तो कुत्ते ही उसका साथ देने वहां तक चले आए थे। फ्लाईओवर के नीचे 4-6 लोग पहले से घुटनों को पेट में घुसाए पड़े हुए थे। वे भी अपनी योजना के मुताबिक उन सबके बीच जगह बनाकर चुपचाप लेट गया। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, ठंड बढ़ती जा रही थी। अब इन बूढ़ी हड्डियों में सर्दी सहने की ताव नहीं बची थी। बहुत जल्दी उसके दांत बजने लगे। जितना वे चादर को अपने इर्द गिर्द लपेटने की कोशिश करता, उतनी ही वे छोटी होती जा रही थी। पैर ढकता तो सिर खुल जाता, सिर ढकने की कवायद में पैर खुले जा रहे थे। बाकी जो व्यक्ति वहां लेटे थे शायद सभी बेघर बार थे। उन्हें ऐसे खुले में सोने की आदत रही होगी, परंतु गंगू तो अपनी खोली छोड़कर आज फिर लालच में यहाँ आ गया था। पिछली बार इतनी ठंड नहीं थी, थोड़ी सी परेशानी हुई थी पर झेल गया था, पर आज तो मरी हुई नानी याद आ रही हैं। हे भगवान, आज की ये रात किसी तरह निकल जाए, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। धीरे से उसने अपने कानों को हाथ लगाया, फिर मन ही मन बुदबुदा उठा। आज खाई सो खाई, आगे खाऊं राम दुहाई। पास लेटे लोगों में किसी किसी की नाक बज रही थी। उसे हैरानी हो रही थी कि इतनी भयानक सर्दी में कोई कैसे सो सकता है। अभी अभी घंटा घर ने 3 घंटे बजाए थे। सर्दी अपने यौवन पर पहुंच चुकी थी। घंटा बजकर समय के आगे बढ़ने की सूचना दे रहा था, पर गंगू को लग रहा था कि जैसे समय उसके लिए ठहर गया है। उसे याद आने लगा, फूली ने तो उसे रोकने की कितनी कोशिश की थी, पर वही अपनी जिद में चला आया। आज शायद उसका भाग्य ही खराब है। अब तक कोई भी दानी कंबल बांटने नहीं आया था। अब इन शहरों में नया चलन देखने को मिल रहा है। पहले दानी लोग मंदिरों में जाकर कंबल रजाई बांट दिया करते थे, पर धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि इस तरह सही ज़रूरतमंद लोग नहीं ले पाते हैं, तो एक नया तरीका निकाल लिया। आधी रात को गाड़ी में रखकर देने निकल पड़े। जो भी ठंड में सुखड़ा दिखा, चुपचाप उस पर डालकर चल दिए। ऐसा वे ही लोग करते हैं जो दान का दिखावा नहीं करना चाहते। उसकी देह अगड़ती जा रही है। मन कर रहा है किसी तरह उठकर किसी बुझे अलाव के पास ही चला जाए, पर अब उठने की हिम्मत बाकी नहीं बची। किसी तरह राम राम करके ये रात कट जाए। धीरे धीरे सर्दी का प्रकोप और बढ़ना शुरू हुआ। अब तो ये स्थिति गंगू के लिए असहनीय हो गई। धीरे धीरे नींद बेहोशी सी छाने लगी। उसकी चेतना सुन्न होने लगी और अतीत के गलियारों की परिक्रमा करने लगी, जिसके विषय में उसने ना जाने कब से सोचना ही छोड़ दिया था। लगभग 75 वर्ष पुरानी दुनिया खुद से आंखों के आगे आकर नाचने लगी। उसकी दुनिया में थे 2 छोटे बच्चे, मुनुआ और लाली। उसने देखा दोनों गांव में खेतों की मुंडे पर भागते जा रहे हैं। वे आवाज़ देता उनका पीछा कर रहा है। वे दोनों खिलखिलाते भागे जा रहे हैं, साथ ही पीछे मुड़ मुड़ कर देखते जा रहे हैं और आवाज़ लगाते जा रहे हैं, हमें पकड़ो बाबू। वे हाथ बढ़ाता है, पर हाथ शून्य में लटका रह जाता है। दृश्य परिवर्तन होता है। फूली बहू बनकर दहलीज पर खड़ी है। औरतों का झमघट लगा है, हंसी ठिठोली हो रही है। उसकी बहन कुसुम दरवाज़ा रोके खड़ी है, हंसती है, हाथ फैलाकर कहती है, पहले हाथ पर नेक धरो भैया। धक्कम धुक्की हो रही है। तभी घूंघट में डरी सहमी सी फूली का चेहरा नजर आता है। कभी दिखता है वे शहर जा रहा है। फूली उसे रोकना चाह रही है, पर उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही। वे उसे छोड़कर चला आया। तो कभी देखता है कि फूली दोनों बच्चों का हाथ थामे सामने खड़ी है। पूछती है, हम लोगों को किसके सहारे छोड़कर चले आए थे? सर्दी की वजह से लगता है जूड़ी चढ़ आई है। दांत बजने लगे हैं। आज फुट स्वर में निकलता है मुनुआ, पर मुनुआ तो कहीं दिखाई नहीं देता। हाँ, याद आया, वे तो बरसों पहले उन्हें बेसहारा छोड़कर चला गया था। अब मुनुआ कहाँ है? एक बार नदी में दोस्तों के साथ नहाने क्या गया, लौटकर ही नहीं आया। 2 दिन बाद फूली हुई लाश उतराते मिली थी। दिल पर पत्थर रखकर किसी तरह उसकी माँ को संभाला था,
पर आड़े वक्त में तो याद आता ही है। आज वे होता तो गबरू जवान होता, उनके बुढ़ापे का सहारा। पर जिसकी तकदीर में भगवान ने दुख लिखकर भेजे हों, वो सुख की कामना करे भी तो कैसे। फूली फूली आर्त स्वर में गंगू के मुंह से निकल रहा है, कैसे भी आके ले जा। जानता हूँ तूने आने के लिए मना किया था, अब उसी का दंड भुगत रहा हूँ। अब की बार माफ़ कर दे, वादा ले हमेशा के लिए तेरा कहाँ मानूंगा। फूली तक उसकी पुकार नहीं पहुँच रही है। आसपास लेटे लोग भी भला कहाँ सुन पा रहे हैं। घंटा घर के घंटे समय की सूचना देते रहे, पर गंगू के लिए वक्त वहीं ठहर गया था। उसकी देह अकड़ चुकी थी। एक कंबल की आस अधूरी ही रह गई, क्योंकि उस रात कोई भी दानवीर उस तरफ नहीं आया था। गंगू सर्दी गर्मी दोनों आपदाओं से सदा के लिए मुक्त होकर स्वर्ग आरोहण के लिए निकल चुका था। परिचय पत्र के नाम पर उसकी जेब में मिला एक बीड़ी का बंडल और माचिस, पास में रखी एक लाठी। सुबह होने पर पुलिस ने लाश को लावारिस करार देकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया था। ये भी पूस की एक रात थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।